बच्चे पता चलता है कि वो बच्चे मेरे पढ़ाए हो तो है ही नहीं, पूरे कॉलेज के अंदर वो बच्चे नहीं है, पूरे कॉलेज के अंदर ही नहीं। साथियों नमस्कार। पिछले 15 दिनों से लगातार आप संत आवाज टीवी पर 4-5 बार डॉक्टर रितु से जुड़ी खबरें देख चुके हैं। कैसे वो बारिश में बैठी हुई थी, बारिश में बैठकर अपने न्याय की गुहार लगा रही थी। उसी बारिश में भीगते हुए तंबू के नीचे आज मैं पहुंचा हूं। आपके लगातार सवाल आ रहे थे कि अंतानी जी आप कब पहुंचेंगे। रात ही दिल्ली पहुंचा और सीधा मेरे साथ रितु है। रितु से आप लोगों को मिलवाता हूँ। रितु लगातार बैठी है, डर नहीं लग रहा है? ये दर्शकों के सवाल है। डरपोकों से डरते हैं, गद्दारों से, डरपोकों से हम नहीं डरते। हत्याएं हो रही हैं, गौरी लंकेश हो, तेम तुमड़े हो, जेल में अभी तक बंद है, अभी तक वो निकल नहीं पाए हैं। जिस हाथ से हत्या करते हैं ना, उसी हाथ को मरोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए यहाँ बैठे हम। ना हम डरने वाले ना रुकने वाले, और कोई डर नहीं बना जो हमें डरा सकता है। क्या लग रहा है फिर न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो न्याय इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि सारे करप्शन क्रिमिनल्स जो हैं एक है। डराना चाह रहे हैं, डराना नहीं, डराना उनकी, अब डरा कैसे सकते हैं? मैं आपको डराने की परिभाषा बताती हूँ। निहत्थे लोगों पे वार करना, जो कि 4 बार ही हो चुका है। हमारी टीम ने पकड़ा, वो आप वीडियोस देखेंगे सोशल मीडिया पर, हमने सारा डाला है। 4 बार ही वार किया, वीडियोस हमने भी बनाई क्योंकि हम भी सतर्क हैं। हमने पुलिस में कंप्लेन भी करी, एक केस में FIR हो गई है, बाकियों में नहीं हुई, अभी तक कंप्लेन नंबर दे दिया है। हम जैसे यहाँ बैठे हैं, मंच चल रहा है, रात का टाइम हो गया है, शाम का। कई बार मंच लेट शुरू होता है, डिपेंड करता है कि अगर किसी के आगे पीछे प्रोग्राम है, प्राचा साहब तो फ्री होके आ रहे हैं, तो रात चल रही थी, मंच चल रहा था। अभी कुछ ही 1 हफ्ता पहले की बात है। यहाँ पे एक इंसान जिसके पास ना बाइक है ना स्कूटी है, वो आया यहाँ पे, दोनों हाथों में हेलमेट पकड़ी हुई। मैं यहाँ बैठी थी इधर मुंह करके, और इधर मेरी एक सहेली बैठी थी, तो ऑलमोस्ट हम मंच बात कर रहे थे, वो सर पे मार देता। और उसने ये कहा, वो यहाँ पे ना धार्मिक दंगे भड़काने आया था कि हम लोग, वो ये दिखा रहा था कि हम लोग हिंदू विरोधी हैं, हम लोग हिंदू विरोधी बातें करते हैं, एंड वी आर नॉट इस देश के लोग, और हाँ नागरिक, और हम लोग अगेंस्ट मनुस्मृति बोलते हैं। बस यही से आप समझ लीजिए। वो कह रहा है मनु को क्यों कुछ बोल रहे हैं। मतलब ये कितना ग्रस्त मानसिकता का इंसान होता है। एक तो किसी की प्रोटेस्ट की टेरिटरी में अगर तुम्हें विरोध भी करना है, ये तो वही हो गया ना, बोलने पे गला काट दोगे, तो मोदी जी कर रहे हैं, जो बीजेपी कर रही है। विरोध करना है हमारा, हम नहीं पसंद, सामने जगह है ना, परमिशन लो, प्रोटेस्ट लगाओ, सामने लगाओ, चारों साइड कहीं पे भी लगा लो। हमारे प्रोटेस्ट पे आके बकवास करना और हेलमेट लेके आना, उसी समय हमने यहाँ से हल्ला गुल्ला किया। वो बहुत जोर जोर से शाउट करते थे, तो वो यहाँ पे रात और दिन में नहीं आते से गद्दार, रात के अंधेरे में आते हैं। करेक्टेड। उस समय रात के 8:30-9 के करीब बजे थे, और सबको उसने गैदर कर लिया। 1-2 और लोग बोलने लगे क्या धर्म की बात हो रही है, क्या हिंदू धर्म पे हो रहा है? हाँ, वो सबको उसने हिंदू धर्म को गाली, उसने पहली बात है, हमने तब यही बोला, हमने जोर जोर से नारे लगाए। वो साथी भी उनके रहे हो? बिल्कुल, वो पूरी गैंग के साथ आए थे। हमने जोर जोर से नारे लगाए, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, ये देश हमारा है, गद्दारों को पहचानो, और गद्दार दलाल हमें आके नहीं सिखाएंगे। फिर हमने उनको आर्टिकल 1 पढ़ाया, अखंड भारत की क्या बात करते। फिर हमने उनको समझाया कि तुम जैसे दलाल वो है जिन्होंने भारत को तोड़ा है। हम लोग भारत की अस्मिता और भारत की एकता को जोड़ के रखते हैं, अखंड भारत में विश्वास करते हैं। और यहाँ मतलब फिर हमने पुलिस को बुलाया। दुर्भाग्य ये है कि पुलिस वाले आए, शक्ल मेरे को उनकी याद नहीं, वो ले गए उसको साइड पे लेके, लेकिन हमारे पास वीडियो क्लिप सब कुछ सारा प्रूफ है। जितना कुछ पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं पता। कंप्लेन लिख के दी ना, अभी तक पुलिस वाले आए उस पर कार्रवाई करने, ना FIR हुई है, ना बात करने आए। जब पुलिस वाले खुद ही बचा के लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब वो भी मिले हुए थे। तो एक सवाल निकल कर आ रहा है बार बार, आप असिस्टेंट प्रोफेसर थे, आप एडहॉक पे थे, एग्रीमेंट पे थे या रेगुलर थे? देखिए, मैं एडहॉक पे थी, और एडहॉक का मतलब ये होता है कि आप तब तक पढ़ा, एक तो एडहॉक की पोजीशन वर्कलोड पे होती है, तो अगर क्लियर वर्कलोड है, कायदे से आप एडहॉक रख ही नहीं सकते। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछले 12-15 साल से कोई परमानेंट किया ही नहीं। तो एज पर UGC गाइडलाइंस एडहॉक को एडहॉक से रिप्लेस नहीं कर सकते, एडहॉक को रिमूव नहीं कर सकते। जब परमानेंट वैकेंसी आएगी उस पोस्ट पे, तब आप उसी को रिटेन करोगे, या तो फिर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई केसेस में बहुत अच्छा कोई आ गया तो आप रखोगे सिफारिश, अच्छी सिफारिश। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइन है, MHRD की गाइडलाइन है, मिनिस्ट्री की, और ड्यूरिंग कोविड ये गाइडलाइंस जारी हुई थी स्पेशली कि आप किसी को रिप्लेस नहीं करोगे, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक के एम्प्लॉय को रिप्लेस रिमूव नहीं करोगे ड्यूरिंग कोविड, स्पेशली इन्हीं को पक्का। अब आपने वो देखा भी था, हमारा जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था एब्जॉर्प्शन का, जिसमें हम लोगों ने 1 दिन के अंदर सत्ता हिला के ऑर्डिनेंस पास करवा लिया था। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भाई साहब, इस औरत ने मुझे कोविड के अंदर निकाला, टर्मिनेट किया, सस्पेंड नहीं किया मुझे, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी शो कॉज नोटिस, एनी फर्दर नोटिस, या कह लो कि कोई कॉल आप देते हो कि आपको कल से नहीं आना, ये वो नथिंग, सीधे जाओ कर लो जो करना। उसके बीच में बहुत सारी बातें हुई, एक कमरे के अंदर बहुत बड़ी धमकाया, बदतमीजी करी। उसके बाद जब हमने प्रोटेस्ट किया, तब से ये चीजें शुरू हुई कार्रवाई, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी पोस्ट से मुझे निकाला, मैं कोर्ट गई,
दरवाजा खटखटाया। कोर्ट से आप जीती भी, कोर्ट से क्या जजमेंट आया? कोर्ट से अभी चल रहा है, कोर्ट में है मैटर। पहले तो सर्विस मैटर में था, क्योंकि हम सर्विस को लेके गए थे कि इलीगली निकाला। जब इन्होंने सर्विस मैटर, जब मेरा हाई कोर्ट में था कि इलीगल मेरी पोस्ट पे मुझे निकाल के इलीगल और इलीगल तरीके से इंटरव्यू करवा रही है, एडवर्टाइज भी कर दी मेरी पोस्ट। मुझे 1 दिन पहले निकाला और 3 दिन में एडवर्टाइज कर दी किसी और को रखने के लिए। स्टे दिया कोर्ट ने इनसे रिप्लाई मांगा कि क्यों। वहां से कहानी शुरू हुई। इन्होंने कोर्ट में एक झूठी चिट्ठी बना के मेरे अगेंस्ट लगाई। अब कोर्ट में तो नहीं कह सकती मैं जातिगत मान सकता है, पीड़ित औरत हूँ। मुझे ये लोग पसंद नहीं, खासकर पंजाब से जो लोग आते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जो टैलेंटेड हैं, जिनके अंदर वो तो वही तो कह रही हूँ, अनुसूचित जनजाति के लोग जो दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग से आते हैं वो तो टारगेट, इसीलिए तो जातिवादी हुई ना। और जिनके मुंह में जुबान है, जो बोल्डली बोलते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि वो सारा कल्चर चेंज कर देंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। अब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से पिए दहाड़े, अब यही दुश्मनी है। तो अब कोर्ट को तो सबूत देना पड़ेगा। कोर्ट में तो ये नहीं बोलेंगे ना मैं इससे ग्रस्त हूँ, इसलिए इस मानसिकता से ग्रस्त हूँ इसलिए निकालू। कोर्ट में झूठी चिट्ठी बना के 35 बच्चों को फोर्ज करके एक चिट्ठी बनाई और वो लगाई। वहां से इनका बुरा वक्त शुरू हो गया। वहां से इन्होंने जब वो चिट्ठी लगाई, और वही इन्होंने कमीशन में भी चिट्ठी लगाई, वहां भी वो चिट्ठी ढूंढ के आए, वहां पे वो चिट्ठी पकड़ी गई। जब मैंने कहा कि ये ऐसे से है मुद्दा, कमीशन इतनी देर में कमीशन ने मैटर टेकअप कर लिया, क्योंकि कोर्ट में तारीख मिलती है। कोर्ट में 4 महीने का टाइम मिल गया। ड्यूरिंग दैट सापला साहब ने केस उठा लिया। जब कमीशन ने केस सुना तो इन्होंने कमीशन में 2 पन्ने एक्स्ट्रा लगा दिए, क्योंकि कोर्ट ने ये पूछा था, ध्यान से सुनिए, आपकी ऑडियंस को जानना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट में जब वो 1 पन्ने की चिट्ठी लगाई कि मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ, मैं क्लास में भाषणबाजी करती हूँ, हाँ, दलित नॉन दलित पे भाषण देती रहती हूँ मैं क्लास के अंदर, सब्जेक्ट पे नहीं रहती। तो ये एक चिट्ठी लगा के इन्होंने बेस बना दिया कोर्ट को जस्टिफाई करने के लिए कि इस रीजन से निकाला है। अब उसको जस्टिफाई भी करना था, कोर्ट भी भैया देख रहा है कि कोई बच्चा हो, किसी का नाम हो, एनोनिमस चिट्ठी पे कैसे निकाल दिया, इतना बड़ा डिसीजन एनोनिमस चिट्ठी पे। उसके बाद पता चलता है, क्योंकि अब ये इनको लगा कि अब कमीशन ने रिप्लाई मांगा है, क्योंकि कमीशन ने इनसे रिप्लाई मांगा तो कमीशन भी पूछेगी एक चिट्ठी के बेसिस पे कैसे निकाला। कमीशन पे इन्होंने उस एक चिट्ठी के साथ 2 पेज एक्स्ट्रा लगा दिए, जिसमें बच्चों के 35 नाम और साइन। जब मेरे हाथ में वो लेटर कमीशन में आया तो मैंने कहा तो मेरे बच्चे ही नहीं है। सापला साहब कहते सच्ची? मैंने कहा मेरे को दे वो डॉक्यूमेंट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको मेल, पहले तो आनाकानी करी सापला साहब ने, 35 स्टूडेंट जो आपके क्लास के थे ही नहीं बिल्कुल। अच्छा। सापला साहब ने के स्टाफ ने आनाकानी करी। तो बाद में जब उन्होंने कहा कि आर यू श्योर तुम सही, मैंने कहा मुझे उसकी कॉपी चाहिए। मैं धरने पे बैठ गई कमीशन में, मैंने कहा अभी मुझे कॉपी चाहिए उसकी, मेल के थ्रू, वो भी ताकि सबूत रहे। मेल के थ्रू मुझे सारा मटेरियल आया, वो कॉपी आई। जब मैं सापला साहब के पास, प्राचा साहब के पास, प्राचा साहब ने कहा था मेल करवा लो। प्राचा साहब ने जब देखा, प्राचा साहब ने कहा ऋतु रजिस्टर है क्लास के ऑलरेडी, क्योंकि कोविड चल रहा था तो वो सब मेरे पास डेटा था, तो मैंने तो मिला लिया, देखा नहीं है। तो उसके बेसिस पे सापला साहब ने ऑर्डर दिए। प्राचा साहब इन पर्सन विजिट किए, उनके साथ बात करी। जब बात करी तो उन्होंने ऑर्डर कर दिए SC/ST एक्ट के अंदर FIR दर्ज करो इमीडिएटली। FIR दर्ज हुई। FIR ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आयु ये प्राप्त करता है कि उसने कॉलेज से डेटा मांगा कि डॉक्टर ऋतु के पढ़ाए हुए बच्चों का डेटा दो, 1 साल का कार्यकाल का। वो बच्चे, पता चलता है कि वो बच्चे मेरे पढ़ाए हुए तो है ही नहीं, पूरे कॉलेज के अंदर वो बच्चे नहीं है, पूरे कॉलेज के अंदर ही नहीं। तो अब आप देख लीजिए, वो जो धाराएं जूम करके देख लीजिएगा जो लगी हैं, चार्जशीट हुई है इस औरत पे, क्रिमिनल पे, सविता रॉय पे चार्जशीट तक जमा होगी। तो जो सविता पे चार्जशीट जमा हुई है, वो चार्जशीट की धाराएं नॉन बेलेबल है। पहले तो किसी में 2 साल की सजा है, किसी में 7 साल की सजा। उसके बावजूद गिरफ्तारी तो 1 मिनट के लिए इधर रखो, वो तो पुलिस का सस्पेंड नहीं है। तो ये सब चोर मुसेरे भाई मिल गए हैं, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रार भी शामिल है, इसमें ऊपर तक हो सकता है वाइस चांसलर लेवल और पता नहीं कौन कौन शामिल हो, लेकिन रजिस्ट्रार तो कमीशन के अंदर था, खुद साइन करके डॉक्यूमेंट देता था, वो तो है उसके ऊपर FIR भी SC/ST एक्ट में। अब सिचुएशन यहाँ पे ये है भाई साहब कि ये सारी चीजें करने के बावजूद एक चोर को बचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर चोर का गला कटेगा इस क्रिमिनल का तो वो 10 के और नाम लेगी, तो उसका वो बताएगी कि ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। तो ये सब गुटबाजी हो गई है कि तेरे को हम बचाएंगे, तू मुंह बंद रखना, तू नहीं बोलना, ये सब इसलिए। मतलब ये पूरा गैंग काम कर रहा है। करेक्ट है, पूरा गैंग, पूरा नेक्सस अगेंस्ट SC/ST OBC मिनोरिटीज। पूरा अभी 20 दिन से आप लगातार धरने पर बैठे हैं। 35 दिन से धरने पर आप लगातार बैठे हैं। समाज का, संगठनों का कैसा सहयोग मिल रहा है, और क्या लगता है कि आने वाले समय में जो आंदोलन आप कर रहे हैं उसका क्या रुख होगा? बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, समाज बाहर से उठ के आ रहा है। थोड़ा सा कई बार दिल दुखी होता है कि रात में रहते नहीं है, यहाँ पे कम लोग रह जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा समाज बेचारा गरीब है, सुबह दिहाड़ी पे भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, खाना भी खाना है, तो इसलिए जितना भी वो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। समाज आ रहा है, दिल्ली से ही नहीं, बाहर के भी स्टेट से, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब,
हर जगह से, शायद मेरे को नाम भी नहीं याद आ रहे अभी बोलते बोलते, हर जगह से लोग आके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आ रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, रात रात रह कर भी जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पहली बार 2018 के बाद, वो तो एक दिन का आंदोलन था, समाज एक हो गया था, उसके बाद कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है जो इतने दिन तक चल रहा है, बहुजन समाज का आंदोलन। बहुत बड़ी बात। तो क्या आगे रुख क्या लग रहा है, आंदोलन का रुख क्या होगा? क्या जातिवादी जो प्रशासन है डीयू का, वो बैकफुट पे जाने पे राजी होगा? बैकफुट पे जाएगा सर, जब अम्बेडकर वादियों ने ठाना है, सड़क पे हम आ गए हैं, पीछे का दरवाजा तो हमने देखा ही नहीं। और एक ही चीज है, सत्य को जितना मजबूर करोगे उतना मजबूत होगा।